बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के 1,20,000 छात्रों पर मंडराया खतरा, परीक्षा से हो सकते हैं वंचित, बड़ी वजह आई है सामने। बिहार में 2 महीने के अंदर रिकॉर्ड 2 लाख शिक्षकों की बहाली, नौकरी पाने वालों में 1 लाख से अधिक महिलाएं शामिल। राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव के खिलाफ भारी नारेबाजी, मंच से संबोधन करके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को करना पड़ा विरोध का सामना। पटना के बाद बिहार के इन जिलों में भी बंद हुए सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। दोस्ती तो दोस्ती, दुश्मनी तो दुश्मनी, सम्राट चौधरी बोले 2025 में बीजेपी सरकार बनाएगी, कंधा नहीं चराएगी। एमपी के सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज, बोले लोग आते जाते रहते हैं, किसी को मनाही नहीं। एक ही शेड में 52 बच्चे, 3 टीचर और वही बन रहा है मिड डे मील। बिहार में 18 साल से ऐसे चल रहा है सरकारी स्कूल। बिहार सरकार बागवानी करने के लिए दे रही है 75% अनुदान, जाने कैसे करे आवेदन। इन 9 सेवाओं के लिए नहीं लगाना पड़ेगा थाने का चक्कर, घर बैठे कर सकेंगे ये जरूरी काम। कौन से काम, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरजेडी नेता का बड़ा बयान, अधूरे मंदिर में जाना परले को आमंत्रण देना। जनता लगा देगी जुबान पर लगाम, चंद्रशेखर के बयान पर भड़के जेडीयू विधायक। बिहार में मकर संक्रांति के दही चूरा भोज पर पकेगी सियासी खिचड़ी, लालू स्पेशल तैयारी की है खास चर्चा। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील से 1 दर्जन से अधिक बच्चे हुए बेहोश, शिक्षिका भी हुई अचेत, छात्र की गई जान। बिहार में बालू माफिया ने डीएम की कार को मारी जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे ओवरलोडेड ट्रक को जांच करना पड़ा महंगा। 17 पर खतरा, जेडीयू सुनने को नहीं है तैयार, अब सीटों के बंटवारे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। चाचा ने हथिया लिया भतीजे का एजेंडा, नौकरी बांटने के जरिए सिर्फ खुद ही कर रहे हैं तारीफ, क्या पकड़ी है सियासी खिचड़ी। ट्रेन से अयोध्या जाने का बना रहे हैं अगर आप प्लान तो हो जाए अलर्ट, रेलवे ने लिया है बड़ा फैसला। क्या फैसला, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। इंडिया की बैठक पर विजय सिन्हा का सवाल, कहा क्या नीतीश के दबाव में है गठबंधन, बताया सनातन विरोधी। हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर होगा चक्का जाम, पूरे देश में सड़क पर उतरेंगे ट्रक और बस ड्राइवर। बीएसएबी यानी कि बिहार बोर्ड कक्षा 9-11 की मासिक परीक्षा जनवरी 2024 का टाइम टेबल जारी। संयोजक बनने के लिए नीतीश कुमार क्यों नहीं हुआ तैयार, जेडीयू नेता संजय झा ने दी बड़ी जानकारी। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में ठंड कहर बरपा रहा है, जहां प्रदेश में यानी कि बिहार में भीषण शीतलहर की चपेट में है बिहार। मोतिहारी में एक बच्चे की जान चले जाने के बाद ठंड को देखते हुए अलग अलग जिलों में सरकारी और फिर प्राइवेट स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद कर दिया है। वहीं कोहरे की मार से ट्रेन और फिर फ्लाइट सेवा बेपटरी हो गई है। ऐसे में अभी भी बिहार में न्यूनतम तापमान और नीचे गिरने के आसार हैं। जी हाँ, अगले 2 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसे देखते हुए लोगों को ठंड से बचने और फिर सावधान रहने की हिदायत दी गई है, जहां खास करके बच्चों और फिर बुजुर्गों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 2 दिनों तक सिवान, छपरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया,
बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में घने कोहरे के साथ साथ मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पर पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा और जहानाबाद में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दोस्तों बात करेंगे कि इंडिया अलायंस की यानी कि इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में कई दलों के नेता शामिल हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं हुए। जी हां, टीएमसी सुप्रीमो यानी कि ममता बनर्जी ने पहले ही कार्यक्रमों का हवाला देकर के बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर पहले से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अपनी भूमिका को लेकर के संतुष्ट नहीं है। जब बताया जा रहा है कि बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर देखते हुए कांग्रेस ने नीतीश को गठबंधन की संयोजक सीट ऑफर की है, लेकिन नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के पाला बदलने की खबरें भी चल रही है और सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इस पद को लेने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और फिर नीतीश कुमार को मनाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जी हां, नीतीश कुमार शुरुआत में इंडिया गठबंधन और विपक्षी एकता को लेकर के काफी उत्साहित थे। या 3 बैठकों के बाद भी जब उन्हें पीएम पद का दावेदार नहीं घोषित किया गया तो बताया जा रहा है कि अंदर ही अंदर वे इससे खाए खार हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस जेडीयू को साथ लेकर के चलना चाहती है और फिर इसलिए उन्हें संयोजक पद ऑफर किया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, यानी कि नीतीश कुमार ने संयोजक पद को ठुकरा दिया है। जब वर्चुअल बैठक में सीट बंटवारे, संयोजक के चयन और फिर कई अन्य मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस प्लान सामने नहीं आया है। ये आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है और फिर बीजेपी सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। जब प्रदेश स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है और फिर राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन को लेकर के पार्टी में उत्साह है। जब दिसंबर में आए 3 राज्यों के चुनाव नतीजे से संगठन और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जब दूसरी ओर कांग्रेस की मुश्किलें कई मोर्चों पर बढ़ती जा रही है। जहां जिस उत्साह के साथ इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी वह जमीन पर काम करते नहीं दिख रहा है। दोस्तों बिहार में शिक्षकों की रिकॉर्ड बहाली की गई है। जहां शिक्षकों की नियुक्ति का पैमाना बदल गया है और फिर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब बीपीएससी से चयनित 2 लाख से अधिक सरकारी शिक्षक अब तक बहाल हो चुके हैं। शनिवार को प्रदेश में यानी कि बिहार में 97,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। ये शिक्षक ग्रामीण इलाके के सरकारी विद्यालय में तैनात किए जा रहे हैं। इन 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करके बिहार ने देश भर में एक नया कीर्तिमान बना दिया है। जब महज 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी बहाली की गई है। जब बिहार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में अब जबरदस्त सुधार हो गया है। साल 2023 बिहार के लिए शिक्षक नियुक्ति का साल कहलाएगा। 2 महीने के अंदर 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली करके बिहार में नीतीश सरकार ने एक मजबूत संदेश पूरे देश को दे दिया है। बिहार में शिक्षक की नौकरी पाने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी अभ्यर्थी आए। जब बिहार में 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के भाग्य अब बदलते नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ जहां इन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे करीब 2 करोड़ बच्चों के लिए शिक्षकों की कमी पूरी हो गई है, तो फिर वहीं अब दूसरी तरफ स्कूलों की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग कई बड़े बदलाव कर रहे हैं। जहाँ स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के चयन प्रक्रिया पर भी पहले कई सवाल उठे रहे हैं। जब वहीं पर नियुक्ति की कमान सरकार ने बीपीएससी को सौंप करके अब इस शिकायतों को भी दूर करने का प्रयास किया है। दोस्तों बिहार की शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करती तस्वीर भागलपुर के नवगछिया से सामने आई है। जहां स्नातक यानी कि बीए पार्ट 1 की परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं ने जम करके नकल की है। ऐसा नहीं था कि एग्जामिनर वहां मौजूद नहीं थे, बल्कि उनकी उपस्थिति में खुलेआम सामूहिक नकल हुआ है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जहाँ जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। जब मामला भागलपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। दरअसल भागलपुर के नवगछिया में कॉलेज के छत पर बीए पार्ट 1 की परीक्षा के दौरान जमकर के नकल हुआ। जब नवगछिया के बनारसी लाल वाणिज्य कॉलेज के छात्र छात्राओं का सेंटर यहां पर बनाया गया है। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा 8 जनवरी से शुरू हुई थी, जो 16 जनवरी तक चलेगी। वायरल वीडियो इस दौरान की है कि जो अभी वायरल हो रहा है। जी हाँ, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति में छात्र छात्राएं स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में नकल करते हुए दिखे। जब नवगछिया की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। बच्चों को नकल करने से मना करने के बजाय शिक्षक छत पर धूप सेकने में लगे थे। उधर कॉलेज के छात्र छात्राएं मोबाइल, किताब और नोट्स लेकर के दरी पर बैठ करके चीटिंग कर रहे थे। जहाँ कोई गूगल से सवाल पूछ रहा था तो फिर कोई गूगल को सर्च करने में लगा था कि वहीं पर कुछ ने किताब खोल करके रखी थी, तो फिर कोई नोट्स को अपने कॉपी में छापने लगा था। बीए पार्ट 1 की परीक्षा में खुलेआम नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी है। हालांकि केडीवी लाइव वायरल हुए वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए शुक्रवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब राजद कार्यालय में ही उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। जब पटना स्थित राजद कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत शरद यादव की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव संबोधन कर रहे थे। इसी दौरान वहां बड़ी संख्या में नियुक्ति की बाट जो रहे बेरोजगारों की टोली वहां पहुंच गई। उन्होंने कुछ समय तेजस्वी यादव को सुना और उसके बाद अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी करने लगी। होमगार्ड और ग्रामीण चिकित्सक के पदों पर निकली बहाली में इन अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति का इंतजार है, लेकिन लेट लतीफे से परेशान होमगार्ड और फिर ग्रामीण चिकित्सक अभ्यर्थियों ने अपने गुस्से का इजहार तेजस्वी के सामने किया। दरअसल आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव को मंच से संबोधन के दौरान इस प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव को मंच से संबोधन के दौरान इस प्रकार विरोध का सामना अचानक उन्हें भी असहज कर गया। जब साथ ही वहां मौजूद राजद के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी इस प्रकार के विरोध को देख करके हतप्रभ हो गए। जब वहीं पर अपनी मांगों को लेकर के होमगार्ड और फिर ग्रामीण चिकित्सक अभ्यर्थी लगातार जोरदार नारेबाजी करते रहे। जी हाँ, उनके इस विरोध से कुछ समय तक कार्यक्रम भी बाधित रहा। वहीं तेजस्वी यादव सहित अन्य राजद नेता बार बार हंगामा कर रहे छात्रों को लोगों को शांत करने की अपील करते रहे। होमगार्ड और फिर ग्रामीण चिकित्सक अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति लंबे समय से अटकी पड़ी है। फिजिकल, मेडिकल सहित अन्य तमाम प्रकार की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कई महीने पहले हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी अभी तक उनकी नियुक्ति अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि वे बार बार सिर्फ आश्वासन पा रहे हैं, जब इससे उनका वर्तमान और फिर भविष्य अधर में लटका हुआ है। वहीं पर राज्य में महागठबंधन सरकार ने नौकरी का जो वादा किया है वह अब तक उन लोगों के लिए अधूरा है। दोस्तों, बिहार में बढ़ते ठंड और शीतलहर को लेकर के पटना में 8वीं तक के सभी सरकारी और फिर प्राइवेट स्कूल को आगामी 16 जनवरी तक बंद कर दिया है। जब पटना के बाद अब बिहार के अन्य जिलों में भी स्कूलों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जब पटना समेत बिहार के कई जिलों में 8वीं तक की कक्षाओं के संचालन पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। जय पटना के बाद मुजफ्फरपुर में भी कड़ाके की ठंड को लेकर के आगामी 16 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर डीएम ने आगामी 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जहां वहीं वैशाली में भी डीएम यशपाल मीणा ने 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं पर किशनगंज में भी किशनगंज डीएम के द्वारा सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जब बढ़ते ठंड के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन का समय बदला था, जो नाकाफी साबित हो रहा था। स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन ने आगामी 16 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और फिर निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से दोहराया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और अब किसी दूसरे पार्टी के नेता को कंधे पर नहीं बैठाएगी। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कथित नाराजगी के बाद अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह की विदाई हुई तो फिर अटकल तेज हो गई थी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से नीतीश तंग आ चुके हैं और एनडीए में लौट सकते हैं। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के गुरुवार को नीतीश के बयान देने से अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि समय पर सीट बढ़ जाएगा और फिर इसके लिए किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब हमारे लोग नारा लगाते हैं कि नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान, तब कांग्रेस के लोग हंसते थे। हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो 370 को उठा करके कचरे में डाल दिया। जब हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो फिर विरोधी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। 40 साल बाद भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। अब भाजपा अध्यक्ष ने बिहार सरकार पर तंज कसा कि युवाओं को 11 गुना अधिक शराबी बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। यह सभी को बताया गया है कि फोन घुमाइए और फिर शराब में घर घर में शराब हाजिर है। उन्होंने दोहराया है कि अब हम किसी को कंधे पर नहीं बैठाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। दोस्तों, बिहार में बीजेपी की नजर यादव वोट बैंक पर है। जहां इसी मिशन के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का 18 जनवरी को पटना आने का कार्यक्रम है। इस संबंध में जब शुक्रवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि लोग तो आते जाते रहते हैं, यहाँ किसी को आने की मनाही नहीं है, वो आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये भी कहा है कि उनके आने या फिर जाने से बिहार में क्या फर्क पड़ने वाला है। उनका अपना कार्यक्रम है बिहार में, यहाँ तो हर किसी का स्वागत होता है। सीट बंटवारे के संबंध में जब
आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का मसला पार्टी के बीच में सुलझाया जाएगा। मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि महागठबंधन की सरकार अपना वादा पूरा करने में लगी है। यही नहीं, सरकार ने नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया है। दोस्तों, अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनने का बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बिहार के मधुबनी जिले में जमीन उपलब्ध होने के बाद भी 16 सालों में एक सरकारी स्कूल का निर्माण नहीं हो सका है। ये मामला रुहिका प्रखंड के जगतपुर पंचायत का है। यहाँ जिबक्स चौक के दक्षिण की ओर सड़क किनारे एक प्राथमिक स्कूल स्थित है। जिबक्स चौक से दक्षिण की ओर गई सड़क में जिला परिषद के शेड में ये प्राथमिक स्कूल पिछले 16 सालों से ऐसे ही चल रहा है। जिला परिषद के शेड के एक कमरे में चलने वाले इस प्राथमिक स्कूल में 1 से 5 कक्षा तक के 52 बच्चे पढ़ते हैं और इन्हीं 3 शिक्षक पढ़ते हैं। अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि परिणाम आधारित योजनाओं को लेकर के 10 मिशन को सिर्फ वो साल 2024 में लागू करने का लक्ष्य है। इस निर्णय के तहत मिशन जनसेवा को लागू किया जाएगा। इसके पहले मिशन अनुसंधान 75 दिन एवं मिशन सुरक्षा लागू करने की जानकारी पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया है कि मिशन जनसेवा के तहत साथ ही 9 प्रकार की जनसेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया है कि इन सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने वालों की पहचान के लिए उसके पहचान पत्र की जांच फिल्टर्स भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई भी अन्य व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके। मिशन जनसेवा के क्रियान्वयन के लिए नोडल विधि व्यवस्था प्रभाग होगा। एडीजी ने बताया है कि मिशन जनसेवा के तहत 20 मिनट में आकस्मिक पुलिस रिस्पांस सेवा, एम्बुलेंस और फिर अग्निशमन सेवा के लिए डायल 112 की सुविधा 20 मिनट के अंदर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 30 मिनट में किसी भी पुलिस कार्यालय और फिर थाना पर शिकायतकर्ताओं की बातों की सुनने का लक्ष्य है। 30 दिनों में दिए गए शिकायत पत्र की जांच पूरी की जाएगी। वहीं फेसबुक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। एसपी से लेकर के अपर थाना अध्यक्ष तक 2 घंटे सुनवाई करेंगे। उन्होंने बताया है कि 5 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर एवं गया में प्रयोग के तौर पर इसे शुरू किया गया था। इसकी सफलता के बाद इसे अन्य जिलों में शुरू किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल है। इस समारोह में किन किन हस्तियों को निमंत्रण मिला और फिर कौन कौन जा रहे हैं, इसकी चर्चा भी जोरों पर। इसी बीच चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर में भव्य समारोह से दूरी बना ली है और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक हलके में समर्थन विरोध जाने नहीं जाने को लेकर के किचकिच की स्थिति है। जब कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू के बाद वीआईपी ने भी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की इस बहस में भी एंट्री हो चुकी है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सवाल उठाया और कहा कि राम मंदिर के कर्ता धर्ता को सोचना चाहिए कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चारों शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी आस्था के साथ रहा हूं और आगे भी रहूंगा। शुक्रवार को जारी बयान में मुकेश सहनी ने कहा कि आज कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने की चर्चा हो रही है, लेकिन यह बहस क्यों नहीं हो रहा है कि उस कार्यक्रम में शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं। जब मुकेश सहनी ने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि खुद अपने गिरेबान में देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि घर में गृह प्रवेश भी निर्णय कार्य पूरा होने के बाद किया जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जब मुकेश सहनी ने नाम लिए बगैर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब यह समझने की चीज है कि वे प्रभु को लाना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही 22 जनवरी की समारोह से दूरी करने का ऐलान कर दिया है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर अन्य कोई भी पार्टी नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका आरोप है कि यह समारोह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है जिसे वोट की राजनीति के तहत आयोजित किया गया है। यह सवाल उठता है कि मुकेश सहनी ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की बहस में क्यों एंट्री ली। शंकराचार्य के बहाने कांग्रेस के स्टैंड का समर्थन और फिर बीजेपी को टारगेट करने का मकसद क्या है, ये भी ये सोचने वाली बात है। दरअसल खुद को सन ऑफ मल्लाह बता करके मुकेश सहनी निषाद समाज का नेता बनाने में एक हद तक सफल रहा है। जब फिल्मों के लिए सेट तैयार करने से निकल करके उन्होंने अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित कर लिया है। एनडीए की सरकार में वे मंत्री भी रहे बने, दूसरी ओर महागठबंधन में रह चुके हैं, लेकिन बदलते दौर में वे आज दोनों में से किसी के साथ नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है।
मुकेश सहनी किनारा लेना चाहते हैं। जब कई बार वे लालू यादव को अपना हीरो बता चुके हैं। अब राम मंदिर और फिर प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में कांग्रेस के करीबी बनने की जुगत भिड़ रहे हैं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के समय और फिर प्रक्रिया पर चारों शंकराचार्यों ने सवाल उठाया और पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कह दिया है कि हम वहां ताली बजाने जाएं। जब वहीं द्वारका पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धर्म सम्मत नहीं है। मंदिर पूरी तरीके से नहीं बना तो फिर प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जल्दबाजी। वहीं पर शारदीय पीठ और फिर सिंहेश्वरी मठ के शंकराचार्यों ने समारोह में जाने से मना कर दिया। दोस्तों आपका इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप ये बताइए कि बीजेपी ये खुद अपनी राजनीति के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं या फिर सच में उनके दिल में भगवान के प्रति सम्मान है और आस्था है, या फिर सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए अपना ये इवेंट कर रहे हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान से पहले आरजेडी के एक नेता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अधूरे मंदिर में जाना परले को आमंत्रण देना है। आपको बता दें कि बिहार के नालंदा में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार शरीफ के टाउन हॉल में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान कई मंत्री और फिर कई विधायक मंच पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता भी भारी संख्या में पहुंचे थे। बिहार सरकार में मंत्री अनिति देवी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी। इसी कार्यक्रम में 22 जनवरी को अयोध्या को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आरजेडी के एक नेता के एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के ये बयान आरजेडी नेता सह प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दिया है। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा है कि खरमास में अक्षत बांट रहे हैं, बीजेपी वाले भगवान के प्रकोप से डरो। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि चारों पीठ के शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निर्णय इसलिए कैंसिल कर दिया नहीं लिया क्योंकि शास्त्र कहता है कि आधे अधूरे मंदिर में जाना परले को आमंत्रित देने के बराबर है। अब बीजेपी वाले चारों शंकराचार्यों को भी देशद्रोह कहेंगे क्या? हमारी माता बहनें सभी धर्मों को पूछते हैं, लेकिन धर्मों को कोई अपने बाप के जागीर समझेगा तो फिर देश इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। आपको बता दूं कि अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इन दिनों सियासत भी तेज है। अयोध्या में होने वाले इस भी भव्य कार्यक्रम को लेकर के सियासी गलियारों से लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई लोग शामिल होंगे। दोस्तों अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर को लेकर के सियासत तेज है। बिहार में इस मुद्दे पर सत्ताधारी गठबंधन के दो दल आमने सामने आ गए हैं। जहां राजद नेता और फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के राम मंदिर को लेकर के दिए गए बयान पर जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे नेताओं की जुबान पर लगाम लगा देगी। आपको बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर को छद हिंदुत्व का प्रतीक बताया था। जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने चंद्रशेखर यादव को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जनता शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जुबान पर लगाम लगा देगी और उन्हें जूते की माला पहनाएंगी। यह नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक ने कहा कि जनता चंद्रशेखर यादव को जवाब जरूर देगी। हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते थे कि वे भगवान श्री राम के बारे में ऐसा बयान देंगे। पहले वे रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, अब राम मंदिर के बारे में बोलना शुरू कर दिया है। विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने आगे कहा कि चंद्रशेखर यादव के बयान से हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी दूसरे धर्म के बारे में चाहे वो इस्लाम हो या फिर क्रिश्चियन हो, इसके बारे में बोल करके दिखा दे तो फिर आपको फतवा जारी हो जाएगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह मीडिया कर्मियों को लेकर के बड़ा बयान ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब राजधानी पटना में कार्यरत मीडिया कर्मियों को रहने के लिए अधिक तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि राज्य सरकार यथासंभव इनकी मदद करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह में लोहिया पथ चक्र और फिर नए प्रस्तावित ऑफिसर्स फ्लैट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली है। जब मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि नया ऑफिसर्स फ्लैट काफी आकर्षक होगा। जब फ्लैट में अभी की तुलना में ज्यादा अधिकारी रहेंगे। जब फ्लैट में पहुंचने के लिए एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जहां अगले 3 साल में निर्माण कार्य पूरा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों को लेकर के कहा है कि आप लोग यदि चाहिएगा तो फिर मकान आप लोगों को भी दे देंगे। आप लोग चिंता मत करिए। हालांकि अभी इसमें 3 साल का समय लगेगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि कितना अच्छा होगा, सब कोई एक साथ रहेगा और फिर सुंदर तरीके से रहेगा। ये सब विकास देख करके हर किसी को बढ़िया लगेगा। जब वहीं विपक्षी दलों की तरफ से काम नहीं करने के आरोप का भी जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कौन क्या बोलता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हर कोई जान रहा है कि हम क्या करते हैं और फिर क्या नहीं करते हैं। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं तो फिर उसको बोलने दीजिए।
हम उनकी बातों पर वैसे भी अधिक ध्यान नहीं देते हैं। उनका काम है बोलना, बोलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन और एनडीए में शामिल सभी दल लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गए हैं। इसको लेकर के सभी दल अभी से ही चुनावी खिचड़ी पकाने लगे हैं। जहां इस स्थिति में अब मकर संक्रांति को लेकर के कई नेताओं द्वारा दही चूरा भोज का आयोजन किया जा रहा है आज। ऐसे में माना जा रहा है कि इस दही चूरा भोज पर प्रदेश में सियासी खिचड़ी भी पकने की तैयारी है। जी हाँ, वैसे मकर संक्रांति के मौके पर दही चूरा का भोज के बहाने सियासी साधना कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, इस साल भी मकर संक्रांति पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण पटना में भोज का आयोजन कर रहे हैं। शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के आवास पर दही चूरा भोज का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। इस भोज में अगर चूरा दही परोसा गया तो फिर अंग तुका ने खिचड़ी का भी स्वाद चखा। वहीं पर आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर कल 15 जनवरी को चूरा दही भोज का आयोजन होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव स्वयं इस भोज की तैयारी कर रहे हैं। जब बताया जाता है कि इस मौके पर 10 क्विंटल से अधिक दही और फिर 5 क्विंटल चूड़े की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा चूरा दही भोज में शामिल लोगों में तिलकुट और फिर आलू गोभी मटर की सब्जी भी परोसी जाएगी। यह चूरा दही भोज के लिए राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ आम कार्यकर्ताओं को भी न्योता दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालयों में भी 15 जनवरी यानी कि कल चूरा भोज दही भोज का आयोजन किया जाएगा, जहां बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी के नेता और फिर पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने भी 13 जनवरी को चूरा दही के भोज का आयोजन किया गया है। जब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजीव कुमार रंजन 13 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर दही चूरा के भोज का आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में ठंड का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। जब पिछले कुछ दिनों से ठंड ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं, इसका अधिक असर बच्चों और फिर बुजुर्गों पर पड़ रहा है, जिन्हें विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। ठंड का प्रकोप बढ़ा तो फिर स्कूलों में बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव दिखने लगेगा। जब बिहार के कई स्कूलों में छात्र छात्राओं की तबीयत पिछले दिनों बिगड़ी थी, जब स्कूल में ही बच्चे अचेत होकर के गिर पड़े, उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। चंपारण में एक बच्चे की जान चली गई स्कूल में ही, जबकि एक शिक्षिका भी बेहोश होकर के गिर पड़ी। जहां वहीं ठंड का प्रकोप बढ़ा और फिर इसका असर बच्चों पर भी पड़ने लगा, तो फिर कई जिलों में कक्षा का संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया। वहीं पर कई स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। जी आपको बता दें कि मोतिहारी में भी एक बच्चे की जान गई है। जब बिहार का मौसम बदला और फिर ठंड अब बढ़ने लगी है, तो फिर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में 1 दर्जन से अधिक बच्चे ठंड की चपेट में पड़ करके बीमार हो गए हैं, जब उनकी तबीयत स्कूल में ही बिगड़ गई। जब इसमें कई बच्चे अचानक बेहोश होकर के नीचे गिर गए, जब उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। मोतिहारी के चकिया नगर परिषद क्षेत्र के बौद्धि मंदिर स्थित आदर्श चकिया मध्य विद्यालय चकिया में कक्षा 6 का एक छात्र मनीष कुमार अचानक प्रार्थना के दौरान थरथराने लगा और फिर जमीन पर गिर गया। अस्पताल में उसकी जान चली गई। जी हाँ, आपको बता दें कि मोतिहारी के रामगुरुआ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिकनी में एक शिक्षिका अचानक बेहोश होकर के गिर पड़ी। ग्रामीणों ने अलाव और फिर तेल मालिश की व्यवस्था की गई, तो फिर उनकी सेहत में सुधार आया। वहीं पर रामगुरुआ में ही ठंड से एक छात्र अचानक बेहोश होकर के स्कूल में गिर पड़ा। भीषण ठंड के कारण राजकीय मध्य विद्यालय घड़िया रिचक में वर्ग 7 के एक छात्र के बेहोश हो गया। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मामला कैसे सुलझेगा, इसको लेकर के सभी दलों में टेंशन है। जहां जेडीयू ने 17 सीटों पर दावा ठोक दिया, तो फिर वहीं बाकी दल भी अपने अपने अनुसार डिमांड कर रहे हैं। इन सब के बीच जेडीयू का कहना है कि फैसला आरजेडी को करना है। अब सीटों के बंटवारे को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दोस्तों, चाचा ने भतीजे का एजेंडा ही हथिया लिया है। जहां नौकरी बांटने की जरिए सिर्फ खुद की ही तारीफ कर रहे हैं। आखिर खिचड़ी क्या पकड़ी है, हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल बिहार के अंदर लगातार शिक्षकों को लेकर के बड़ी खुशी दी जा रही है। ऐसे में जो सबसे अहम और फिर अलग बात निकल करके सामने आ रही है, इस नियुक्ति वितरण समारोह को लेकर के सरकार की तरफ से जो प्रचार प्रसार किए गए हैं और उसमें जो स्लोगन लिखा गया है, वह अपने आप में एक बड़ा संकेत दे रहा है। दरअसल बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित यानी कि बीपीएससी की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। ऐसे में इस नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से जो विज्ञापन लगाए गए, उसमें जो स्लोगन लिखा गया है, जो रोजगार मतलब नीतीश सरकार, यानी कि ये स्लोगन है रोजगार मतलब नीतीश सरकार। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा किसी अन्य नेता की कोई भी तस्वीर लगाई नहीं गई है। इसके बाद अब ये कहा जाना शुरू हो गया है कि चाचा ने भतीजे के
एजेंडे को ही हथिया लिया है। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से जो सूचना जारी की गई है उसमें एक बड़ी सी तस्वीर सीएम नीतीश कुमार की लगाई गई है, जहाँ साथ में लिखा गया है कि रोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार। जबकि दूसरी लाइन जो लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के तहत सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज़्यादा नए अवसर का सृजन सरकार की प्राथमिकता है। पूरे प्रचार में अगर तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा करें तो महत्व एक जगह छोटे से कॉलम में तेजस्वी के नाम की चर्चा की गई है। ऐसे में अब इस बात की चर्चा तेज है कि क्या जो बातें अब तक तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही थी उसको नीतीश कुमार ने अपने पक्ष में अपना लिया है। क्या नीतीश कुमार ने तेजस्वी के एजेंडे को ही हत्या लिया है, ये सवाल है। क्या तेजस्वी ने पहले कलम से जो नौकरी देने का वादा किया था उस पर भले हुए अभी सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार बाजी मार लिया है। अब सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को बड़ा गच्चा दे दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये बातें देखने को मिल रही है कि राज्य के अंदर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सूबे के अंदर जो राजनीतिक माहौल है उसमें ये बातें कुछ नया संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुलकर भले ही कुछ ना बोलते हों, लेकिन कोई ना कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है। दोस्तों, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र फरवरी माह के पहले सप्ताह से शुरू होगी, जिसमें 2024-25 के बजट के साथ ही कई प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। जब सरकार की तरफ से बजट सत्र को लेकर के किसी तरीके की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जब पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार बजट सत्र 5 फरवरी से 24 फरवरी 2024 तक चलेगी। जहाँ बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के अभिभाषण से शुरू होगी। वहीं वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण और फिर 2024-25 के लिए बजट पेश किया जाएगा। इस बजट सत्र को लेकर के सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है और संभव है कि अगले कुछ दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। जी हां, चुनावी साल के इस बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। दोस्तों, बिहार की बेटी श्रीजा सेन गुप्ता राइजिंग भारत यंग मॉडल ऑफ द ईयर बनी है। जहां इसको अब अवार्ड दिया जाएगा और ये अवार्ड कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के द्वारा दिया जाएगा, जहां उनके हाथों सम्मान दिया जाएगा। इस अचीवमेंट से श्रीजा और फिर उनके परिवार में खुशी की लहर है। आपको बता दूं कि बिहार से फॉरएवर मिस इंडिया 2023 और मॉडल ऑफ द ईयर रह चुकी श्रीजा का सिलेक्शन इस बार एशिया इंटरनेशनल के लिए हुआ है। श्रीजा बताती है कि उनके कुछ इंटरव्यूज हुए थे जिसके आधार पर उनका चयन किया गया है। उन्हें मलाइका अरोड़ा ने बेस्ट मॉडल का अवार्ड दिया था। अपने सिलेक्शन के बारे में बात करते हुए श्रीजा ने बताया है कि इंडिया से इस कॉन्सेप्ट के लिए 2500 नॉमिनी थे, जिसमें से केवल श्रीजा का ही सिलेक्शन हुआ है। आपको बता दूं कि श्रीजा बिहार के मुंगेर की रहने वाली है। यह डॉक्टर अभिजीत सेन गुप्ता की बेटी श्रीजा ने पटना के नेटरोम अकेडमी से 12वीं तक की पढ़ाई की है और फिर IIT पटना की छात्र है। जहाँ उनके पिता +2 उच्च विद्यालय मकसदपुर में जीव विज्ञान के शिक्षक हैं, जबकि माँ दयानी सेन गुप्ता जमालपुर के नेट्रो डैम में +2 इंग्लिश के टीचर हैं। श्रीजा गुप्ता ने बताया है कि मुझे बचपन से ही मॉडलिंग, सिंगिंग और फिर कंप्यूटर सर्फिंग का शौक है। वह कहती है कि उनके माता पिता और फिर सुष्मिता सेन उनकी आदर्श हैं। श्रीजा के माता पिता बताते हैं कि बचपन से ही श्रीजा का झुकाव मॉडलिंग की ओर रहा है। जब संगीत में भी श्रीजा की अच्छी खासी रुचि है और ये गाती भी अच्छी है। जब श्रीजा अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का दही चूड़ा भोज हमेशा से बिहार की सियासत को नए रूप देता रहा है। दही चूड़ा गुड़ की मिठास में कई सियासतदानों से करवाहट दूर हुई है। इस बार भी लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा का भोज देने वाले हैं। जब बीते दिनों जानकारी मिली थी कि राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव 14 या फिर 15 और 15 जनवरी को दही चूड़ा का भोज आयोजन करेंगे, लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को आयोजित दही चूड़ा भोज कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। वहीं अब ये भोज 15 जनवरी को सुबह 11 बजे से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर 10 सर्कुलर रोड में आयोजित होगा। जहाँ इसे लेकर के अभी से ही लालू प्रसाद यादव ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव द्वारा जब साल 2016 में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज दिया गया था तो फिर सियासत तौर पर उनकी जमकर के चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार के साथ मिलकर के साल 2015 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा और गठबंधन ने बहुमत से सरकार। लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की उसी दौरान सियासत में एंट्री हुई। वहीं 2017 में राबड़ी आवास पर हुए दही चूड़ा भोज में लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माथे पर दही का टीका लगाया था।
जहाँ उस वक्त वे तस्वीर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी। जब बिहार में दही चूड़ा भोज की शुरुआत लालू प्रसाद ने साल 1994-95 में की थी, जब तब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने आम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन शुरू किया था। जब इसकी खूब चर्चा हुई, जब बिहार के हर हिस्से से हजारों लोग लालू प्रसाद यादव के भोज में शामिल होने के लिए आते हैं। जहाँ यहाँ तक कि इस दौरान कई प्रकार के सियासी समीकरण भी बने। जब वैसे नेता जिन्हें लालू प्रसाद यादव अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें इस भोज के बहाने जरूर बुलाया जाता है। धीरे धीरे दही चूड़ा भोज आरजेडी की परंपरा बन गई। यहाँ तक कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद भी आरजेडी ने यह परंपरा कायम रखी। हालांकि साल 2021 में 26 साल के बाद लालू परिवार के यहाँ दही चूड़ा खिलाने की परंपरा तब टूटी जब देश में कोरोना महामारी आया। साल 2023 में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने दही चूड़ा भोज की तैयारी की है, लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ नेता शरद यादव के निधन के बाद भोज को अंतिम समय में स्थगित करना पड़ा। अब एक साल बाद फिर से लालू प्रसाद यादव उसी अंदाज में दही चूड़ा भोज करने की तैयारी में है, जिसके लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसको लेकर के जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच अयोध्या जाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर सामने आई है। जी हां, भारतीय रेलवे ने अयोध्या रूट की सभी ट्रेनों को 7 दिन के लिए रद्द कर दिया है। यह दोहरीकरण और फिर इलेक्ट्रिकल लाइन बिछाने को लेकर के 16 से 22 जनवरी तक अयोध्या जाने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जब वंदे भारत समेत 10 ट्रेनें निरस्त रहेगी। 14 ट्रेनों का संचालन बीच रास्ते में होगा, जहां दून एक्सप्रेस समेत 35 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। ये जानकारी उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया है कि अयोध्या कैंट से आनंद विहार तक चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी तक 15 जनवरी तक कैंसिल थी, उसे बढ़ा करके 22 जनवरी तक कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के अयोध्या रेलखंड का दोहरीकरण उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की कल 5वीं बैठक हुई। जय नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि क्या नीतीश कुमार के दबाव में है इंडिया गठबंधन? एजेंडा तय नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, समान विचारधारा बनाने में भी नाकाम रहे, सब अपना अलग अलग अलाप रहे हैं। जय इंडिया गठबंधन में सनातन विरोधी की जमात है, इसीलिए नीतीश संयोजक बनकर भी क्या कमाल कर लेंगे। जय इंडिया गठबंधन अवसरवादियों को जमात का छलावा है। विजय कुमार सिन्हा ने इंडिया गठबंधन को लेकर के कहा है कि ठगों की जमात एक दूसरे को ठग रहे हैं कि किसी भी तरह से उनको दिग्भ्रमित करके लाभ ले सके। लेकिन पीएम मोदी त्याग, तपस्या, बलिदान, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते हैं। सबका साथ, सबका विकास के भाव को लेकर के चलते हैं। जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। लाख नौटंकी इंडिया गठबंधन वाले कर ले, जनता साथ नहीं देगी। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन अभी तक 4 बैठक कर चुकी है, 5वां बैठक भी हो चुकी है। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन अभी तक किसी भी सीट बंटवारे को लेकर के स्थिति साफ नहीं हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई कल। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा थी, लेकिन नहीं हुई। इससे पहले भी कोशिश की गई थी, उस पर भी नहीं हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। इस बैठक से तृणमूल कांग्रेस मुखिया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किराना कर लिया है। इसको लेकर के बीजेपी खूब बयानबाजी कर रही है और फिर गठबंधन पर जम करके हमला बोल रही है। दोस्तों, हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर चक्का जाम होगा। जब आपको बता दूं कि पूरे देश में सड़क पर ट्रक और बस ड्राइवर उतरेंगे। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालक पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इस कानून को वापस लेने की मांग लगातार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल यह कानून लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार ने इस कानून को अब तक वापस लेने की घोषणा भी नहीं की है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने आगामी 17 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का फैसला किया है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हिट एंड रन को लेकर के नया कानून लाया था। इस नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने पूरे देश में 3 दिनों तक ट्रकों का परिचालन बंद कर दिया था और फिर जगह जगह इस कानून के विरोध में सड़क जाम कर दिया था। हालात बेकाबू होता देख करके केंद्र सरकार ने पहले ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन को भरोसा दिलाया है कि इस कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा, जिसके बाद ट्रक चालकों ने हड़ताल को वापस ले लिया था। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन लगातार इस कानून को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से कर रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कानून को वापस लेने का फैसला नहीं लेने पर फेडरेशन ने हिट एंड रन कानून के खिलाफ
बिहार सहित देश भर के वाहन चालक 17 फरवरी को चक्का जाम करने का फैसला किया है। इस दिन ट्रक, बस, टैंक लॉरी, ऑटो, ई रिक्शा एवं निजी यात्री वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा। 17 फरवरी को चक्का जाम करने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार के महासचिव राजू कुमार झा ने बताया है कि फेडरेशन के अध्यक्ष नेपाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बुधवार की देर रात तक चली बैठक में ये निर्णय लिया गया है। जहां इस वर्चुअल बैठक में फेडरेशन की महासचिव आर लक्ष्मण और फिर बिहार फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा समेत सभी राज्यों के फेडरेशन के पदाधिकारियों के अलावा अखिल भारतीय सेतु महासभा तवन की उपस्थिति थी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।